अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई के सियासी सीज फायर की बाज़गश्त अभी थमी न थी कि अब हुकूमत के साथ बैकडोर राब्तों की खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं और मीडिया ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 7 मई को ऐवान में पीटीआई को इंगेज करने की पेशकश के बाद ये ऑफर पार्टी चेयरमैन गौहर खान के साथ 12 मई को अडयाला जेल में डिस्कस हुई है। मीडिया ज़राए का यह भी दावा है कि इमरान खान गौहर खान को हुकूमत के साथ गैर रस्मी मुज़ाकरात का मैंडेट दे चुके हैं और इस बार वो कैमरों के सामने मुज़ाकरात की बजाय पसे मंज़र में रहकर मुज़ाकरात करने के हामी हैं। ताहम ये खबरें सामने आने के बाद पार्टी चेयरमैन गौहर खान ने इस तासुर की नफ़ी कर दी है कि इमरान खान और हुकूमत के दरमियान कोई डील होने जा रही है और गौहर खान के बकौल इमरान खान इस वक्त नाहक जेल में हैं और उनका कानूनी तरीके से रिहा होना ही किसी डील का नतीजा नहीं होगा। ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में हो रहा है कि जब पीटीआई के अंदर इख्तलाफात का इशू बदस्तूर मौजूद है, चाहे वो सलमान अकरम राजा के गौहर खान के साथ इख्तलाफात हों या फिर विमेन विंग की सदर कमल शौजब की जानिब से पार्टी मामलात में अलीमा खान साहिबा के किरदार पर सवाल उठाए जाने का मामला हो, जिसकी एक वाज़ेह झलक हमें गुज़िश्ता रोज़ दिखाई दी। पीटीआई अब क्या सोच रही है, इशूज़ से कैसे निपटेगी, अपने अंदर की लड़ाई और बाहर की लड़ाई कैसे करेगी, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ साहब। वालेकुम अस्सलाम शिफा, कैसी हैं आप? ठीक थैंक हैं? यू सर, बहुत शुक्रिया। सबसे तो आपसे हम पार्टी के मामलात पे ही बात करेंगे कि अब हुँ, एक तरफ हम भी ज़रा तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि सवाल कैसे फ्रेम किए जाएँ ताकि जवाब आ जाए, क्योंकि इस मरतबा प्लान ये है खान साहब का कि मीडिया की नज़रों से दूर इन सारी टॉक्स को, बातचीत को किया जाए। लेकिन आपके साथ हमारे जो इंटरव्यूज़ हुए हैं माजी में, उसमें मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि आपने कहा था कि ये मामला टॉक्स से हल हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं आने वाले वक्तों में आपको नज़र आएंगी। आपकी इस सारे इशू के हवाले से क्या असेसमेंट हैं, क्या इतलात हैं जो आप लोगों को, नाजरीन को, पीटीआई वर्कर्स को दे सकते हैं इस वक्त कि अब होने क्या जा रहा है गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान? थैंक यू शिफा, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए 2 अल्फ़ाज़ जो है आपने जो इस्तेमाल किए हैं, उनको मेरा ख़्याल है सेपरेट करना चाहिए। मुज़ाकरात भी, ठीक है? मुज़ाकरात का मैं हामी था, हूँ और रहूँगा और मेरी कन्विक्शन है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको टेबल के ऊपर बैठकर ही बातचीत करनी पड़ती है और फिर विद द स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक यू कम टू सर्टेन कंक्लूजन्स। तो उसमें तो किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है और मेरी कन्विक्शन है कि मुज़ाकरात ही बेहतरीन रास्ता है मामलात हल करने के लिए। लेकिन डील के बारे में हमारी पोज़ीशन बिल्कुल क्लियर है, खान साहब की पोज़ीशन बिल्कुल क्लियर है। वो बारहा ये कह चुके हुए हैं कि किसी किस्म की डील करके वो जेल से बाहर नहीं आएँगे और वो उसी वक़्त जेल से बाहर आएँगे जबकि जो कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, वो उनको एक्सोनरेट करती हैं। अभी कल आपने उनके साहिबज़ादों की कासिम और सुलेमान की भी आपने सुनी है, जी वो जी। इंटरव्यू जो बहुत वायरल होया हुआ है। उसमें उन्होंने भी इस बात की बा एक से ज़्यादा दफ़ा उनको उन्होंने रिइटरेट किया है कि वो उनके वालिद साहब जो हैं, खान साहब जो हैं, वो कोई डील नहीं करेंगे। जी जी। अलीमा बीबी भी इस सिलसिले में बात कर चुकी हुई हैं और गौहर साहब ने भी इस सिलसिले में बात की जी। है। डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमेशा खुला रहना चाहिए, मुज़ाकरात होते रहने चाहिए। कब होते हैं या नहीं होते हैं तो कब होते हैं, फ्रैंकली इस वक़्त प्रीमेच्योर है। लेकिन कोई मुज़ाकरात विद एन इंटेंशन टू स्ट्राइक अ डील, नो। मुज़ाकरात विद एन इंटेंशन टू रिज़ॉल्व द क्राइसिस दैट द यस। कंट्री इज़ फेसिंग, ओके। येस। अच्छा रऊफ साहब, अब ये भी एक सवाल है कि मीडिया की नज़रों से या स्पॉइलर से मुझे ऐसा लगता है कि बचाने की कोशिश की जा रही है कि भाई कैमरे के सामने ना हो ये बातचीत। लेकिन आपकी क्या असेसमेंट है, क्यों ये फैसला किया गया कि कैमरे के सामने चीज़ें ना आएँ इस स्टेज पे? देखिए, अव्वल तो अभी तो मुज़ाकरात की बात कन्फर्म ही नहीं हुई है, तो कैमरे के सामने आना या ना आना का जो सवाल है वो प्रीमेच्योर है। लेकिन बाहर सूरत अब आज की जो स्टोरी आई हुई है जी। ये कौन से जर्नलिस्टिक एथिक्स के मुताबिक है, जब आप सोर्सेज़ को कोट करते हैं, वो सोर्सेज़ कौन है? ठीक है। तो मैं अच्छा, तो सवाल एक सोर्स उठाता तो हूँ मैं कि ठीक है, सोर्सेज़ एक सोर्स बताइए। तो मैं कोट लेकिन कर लेकिन सकती हूँ, जो लेकिन कि कल ही मेरे प्रोग्राम में थे, वफाकी वज़ीर हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। उन्होंने हुकूमत जी के हाँ, साथ पीटीआई के गैर रस्मी राब्तों की तस्दीक करते हुए इसी शो में ये मशवरा भी दिया था साथ के पीटीआई उन लोगों को आगे ना आने दे कि जो स्पॉयलर्स हैं और उन लोगों को मौका दे जो कि मस्बत सोच रखते हैं। और उन्होंने इस मरतबा ये बात की, जो स्टेटमेंट मैं आपको कोट करूँगी उनके नाम के साथ, वो ये है, उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा सर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा बातचीत से बातें आगे निकल गई हैं, बहुत मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन मैं इस वक्त उनको रिवील नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं कि बातचीत से बात आगे निकल गई है। देखिए, तारिक फ़ज़ल साहब की बात के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा। फ्रैंकली उनकी अपने सोर्सेज़ होंगे, इन्फॉर्मेशन होगी। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इस वक़्त मुज़ाकरात जो हैं वो बिल्कुल नहीं हो रहे। कब होते हैं मुज़ाकरात के बारे में, अभी होने या ना होने के बारे में फ़ैसले होने हैं
और कब होते हैं, और जब होंगे वो मामला जो है वो उसके बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी जाएगी। और ये कि कैमरे की आंख से छुप के करने हैं, बेहतर होगा कि कैमरे की आंख से छुप के किए जाएं, बेहतर होगा कि बैक चैनल के ऊपर किए जाएं, क्योंकि यहाँ जहाँ 10 जो हैं वो अच्छे लोग बैठे हुए हैं, पॉजिटिव सोच वाले बैठे हुए हैं, वहाँ 25 लोग जो हैं वो स्पॉयलर्स बैठे हुए हैं, आपने खुद फरमाया है। और वो मेरा ख्याल है कि अगर मुज़ाकरात विद ठीक है। गुड इंटेंशंस करने हैं, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि वो बैक चैनल के ऊपर होने चाहिए। उसको कैमराज़ की ग्लेयर के सामने जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुज़ाकरात जो होते हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाते। तो मुज़ाकरात का हामी हूँ, डेफ़िनिटली होने चाहिए, लेकिन अभी इस सिलसिले में कोई हतमी फ़ैसला जो है वो नहीं हुआ। अभी शाम को हमारी मीटिंग हुई है और कोई हतमी फ़ैसला अच्छा, नहीं हुआ। तो ठीक ये है, मैं कन्फर्म कर रहा हूँ। मैं तारिक फ़ज़ल साहब को झूठा नहीं कह रहा या खुदा ठीक न है, बिल्कुल ख़वास्ता सही और है। बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारी जो तरफ से जो इस वक़्त इनपुट है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई फ़ाइनल फ़ैसला अभी तक नहीं। अच्छा, अब रऊफ़ साहब ये भी बताइएगा कि एक तरफ तहरीक का भी मामला हम सुन रहे थे, जिसकी वजह से खान साहब ने जुनैद अकबर साहब को कहा था कि आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफ़ा दे दें ताकि उधर फोकस ज़्यादा कर सकें। अब वो तहरीक चलनी है या नहीं चलनी, या फ़िलहाल टॉक्स की तरफ ध्यान ज़्यादा है, जो भी प्लान आउट करती है पार्टी, चाहे शुरू नहीं भी हुए, लेकिन ज़ाहिर है स्ट्रेटेजाइज़ तो आप लोग कर ही रहे होंगे। तो तहरीक चलानी है, नहीं चलानी, उसका कुछ सोचा? मुज़ाकरात और तहरीक जो है वो पैरेलल चल सकते हैं, और इसकी बड़ी आपको पता है दुनिया की तारीख में आपको बहुत सी मिसालें मिलेंगी। मोस्ट रीसेंट जो है वो आयरलैंड में है, जहाँ 27 साल तक लड़ाई भी होती रही थी, बातचीत भी होती रही थी, और फिर फाइनली जो है वो मुज़ाकरात को कामयाब हुए और लड़ाई ख़त्म हुई, और उनका एक पॉलिटिकल रेज़ोल्यूशन जो वो हो गया। सो लाज़मी नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हों, अच्छा, मुज़ाकरात और तहरीक जो है। तो ये पैरेलल सतह के ऊपर चल सकते हैं। तहरीक जो है वो पुरअमन होगी, वो सारे मुल्क में फैली होगी, और मुज़ाकरात का जो अमल है वो जारी रह सकता है, और वो जो तहरीक होगी, जो उसकी जो उसके उसके हरक़ात होंगे, जिस तरीके से वो आगे बढ़ाई जाएगी, वो मुज़ाकरात के अमल को डिरेल बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, डिरेल नहीं अगर जब करेंगे। भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं। ठीक है, या ठीक है। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि खान साहब ने इस मर्तबा ये बात भी हमें ज़राए के मुताबिक ही आ रही है, एग्जैक्टली मेरे पास उसका सोर्स नहीं है, लेकिन ये आ रहा है कि खान साहब ने एक तो ये कहा है कि भाई इन मुज़ाकरात को खुफिया रखें, ज़्यादा उस पर बात ना हो मीडिया पे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल हो इनको। क्या अभी भी आप लोगों का ये मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हो इनको, या ये खान साहब से जो बात मंसूब की जा रही है ये गलत है और वो सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ही चाह रहे हैं? इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे सकेंगे? देखिए शिफा, लेट मी टेक यू बैक। कुछ माह पहले आपको पता है कि ये एक्सरसाइज हुई थी, और इसी हुकूमत के नुमाइंदगान के साथ हमने बातचीत की थी, और फिर एक मौका आया था जबकि हमने रिक्वेस्ट उनसे की थी कि हमारी जो मुज़ाकराती टीम की मुलाकात खान साहब से करवाए, और उन्होंने फ़ौरन वादा किया था। 7 दिन तक हमें कल 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 का प्रॉमिस करके वो 7 दिन के बाद हैंड्स अप कर दिए थे। हुँ, तो इनके साथ मुज़ाकरात जो हैं वो बेईमानी थे, बेईमानी होंगे, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, कोई ताकत नहीं है, ये सिर्फ़ डमीज़ हैं। तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं होती, अब ये और अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जब मैं बात करूँ तो ये ना समझिएगा कि मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। जब भी मुज़ाकरात होंगे, वो टेक्निकली जो है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होंगे। ये हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट का फेस जो है, वो हुकूमत के नुमाइंदगान जो हैं, वो रोल अदा करें। और उसी सूरत में ही मुज़ाकरात आगे बढ़ सकेंगे। अदरवाइज़ ये तो इनके पास तो कोई फ़ैसला करने की पावर्स हुँ। ही इनके पास नहीं है, और सख़्त भी नहीं है इनके पास। तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो वक़्त का ज़िया होगा। सो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बाद बगैर मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा जो है, वो मुझे नज़र नहीं आता। ठीक है, और अगर अब मैं आपकी पिछली बात और इस बात को जोड़ के अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, तो बेसिकली यही मतलब है कि बैकडोर का मकसद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हों, गवर्नमेंट कुड बी अ फेस ऑफ इट। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात अल्टीमेटली होने ही होने हैं। मैंने ये पोज़ीशन ली हुई है, आपको पता है, और मैं कहता हूँ कि ये नागुज़ीर हैं कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के साथ के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। मेरी अपनी अप्रेज़ल के मुताबिक ये मुज़ाकरात ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हुए हैं, बहुत पहले शुरू हो जाने चाहिए थे, और शायद उसमें गलतियाँ हमारी भी हों कुछ, मैं अच्छा, उनको कंसीड करता हूँ। और लेकिन ये मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, और वही मैं पोज़ीशन रिइटरेट करूँगा कि जब भी मुज़ाकरात होंगे, मेरा ख़्याल है कि उसको पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, उनको बैक चैनल के ऊपर होना चाहिए, और जब कामयाब हो जाएँ,
तो वो फिर उसका अनाउंसमेंट वगैरह जो है वो जैसा कि होता है वो किया जाना चाहिए। कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए इन मुज़ाकरात में। इनको एक सिक्योर माहौल में व्हिच इज़ बैक चैनल उसी में ही इनको होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और रऊफ साहब ये भी बताइएगा कि इन मुज़ाकरात के हवाले से जो पीटीआई का होमवर्क है, क्या हम ये कहने पे हक बजानिब होंगे कि ये होमवर्क नवंबर या वो जो अमरीकी निजात पाकिस्तानी यहाँ पर आए थे या मुलाकातें करके गए हैं उनके थ्रू हुआ था, या ये खालिसतन एक नया सिलसिला है जो कि इस मरतबा शुरू होगा? देखिए शिफा, लेट मी शेयर दिस विद यू कि हमारा राब्ता जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहा हुआ है, और वो इसलिए राब्ता रहा हुआ है कि हमारे पास केपी की हुकूमत है, और हम वो प्रोविंस बड़ा रेस्ट्रिक्टिव प्रोविंस है, और उसमें वहाँ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की बड़ी अमल दखल है वहाँ। तो ठीक है। हमारा उनके साथ एक एंगेजमेंट का प्रोसेस तो कंटिन्यू करता रहा है ना हमेशा से, जब से हम ये इलेक्शंस हुए हैं, जब से हमारी हुकूमत बनी है, तो वो एंगेजमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू करता रहा है। उसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहे हैं, कभी बहुत पॉजिटिव हो जाता है, कभी इतना पॉजिटिव नहीं रहता, कभी कोई इंटरेक्शन होता है, फैसले होते हैं, सारा कुछ होता है। तो एक एंगेजमेंट मौजूद रही है। अब ये है कि हमने उस एंगेजमेंट को उसका एक लेवल जो है वो अब ऊपर करना है, ताकि फैसलों के फैसले करने के लिए एक एक डेफिनेटिव जो उन उन उस एंगेजमेंट का एक रिजल्ट उससे हासिल करने के लिए हम उसको एक ज़्यादा प्रैक्टिकल शेप जो है वो देनी ठीक है। पड़ेगी हमें। और उसी के ऊपर ही काम हो रहा है, और होपफुली बहुत जल्दी जो है आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इस सिलसिले में आउटकम जो है वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और फाइनली रऊफ साहब ये बताइए कि जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की बात होती है तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि भाई मुल्क में बहुत हद तक फैसले जो हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करना पीटीआई का ज़रूरी है। लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप लोगों की एक बड़ी स्ट्रांगली हेल्ड पोजीशन थी कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार वही है जो आइन में लिखा हुआ है, और सियासी जमातों को एक फ्री हैंड दिया जाना चाहिए कि वो अपने फैसले और अपनी सियासत अपने हिसाब से कर सकें? तो इस मुज़ाकरात के नतीजे में कहीं ऐसा तो नहीं समझा जाए कि आप लोग उनको दोबारा सियासत की तरफ लेकर आने की कोई कोशिश है, या कोई और मतलब? नहीं, शिफ़ा, ये बिल्कुल नहीं है। हम हमेशा से हमारी पोज़ीशन रही है कि तमाम रियासती इदारों को आइन और कानून के ताबे होना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक बढ़ना चाहिए, और ये फ्री हैंड जो होता है ये नहीं होता। जो सियासतदान जो है उनको भी आइन और कानून के ताबे रहना पड़ता है। सियासतदान कोई आसमान से गिरी हुई मखलूक नहीं है कि वो मादर कदर आज़ाद है। उनको भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जितने भी आइनी इदारे हैं, फ़ौज उनमें से एक बहुत अहम बल्कि अहम तरीन इदारा है, और उन तमाम को आइन और कानून के ताबे रह के ऑपरेट करना चाहिए, और यही हमारा मकसद भी है। और इसी बेसिस के ऊपर जो है रियासत जो है वो आगे बढ़ सकती है, जब कानून लागू होगा, जब आइन लागू होगा, जब रियासत के फंक्शंस जो हैं वो इनके मुताबिक आगे बढ़ाए जाएंगे, और हर इदारे को अपने रोल का पता होगा, तो उसी वक्त जो है एक होमोजेनिटी जो है वो क्रिएट हो सकती है, और मुल्क में जमहूरियत आ सकती है, और मुल्क जो है वो तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो सकता है। यही एक तरीका है, और कोई नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रऊफ़ हसन साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। साहब ने दो बातें अहम जो कंफर्म की हमें, वो यही हैं कि पहली बात ये कि पीटीआई इस मरतबा राब्तों के हवाले से बैकडोर किस्म का फॉर्मेट जो है वो रखना चाहती है, ताकि उसमें स्पॉयलर्स कोई किरदार अदा ना कर सकें और चीज़ों का कोई आउटकम निकले। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते उनके इसलिए भी रहे हैं और माजी से रहे हैं क्योंकि उनके पास एक ऐसा सूबा है हुकूमत करने के लिए कि जो एक जिसमें एक अनरेस्ट, बहरहाल हमने देखा, चाहे वो कुरम का हो मामला या चाहे वो दहशतगर्दी के मामलात हों, तो इसलिए भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते उनके होते रहे हैं। और साथ ही एक और चीज़ जो उन्होंने की और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही वो ये भी थी कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर मज़ाकरात मीनिंगफुल नहीं हो सकेंगे, इसलिए भी ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट इन मज़ाकरात में अपना किरदार अदा कर पाए और इस्टेब्लिशमेंट का रोल हो। और अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाक भारत कशीदगी में कमी के बाद बनने वाली पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे कि आखिर वो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान सियासी सीज़ फायर और बैकडोर राब्तों के हवाले से क्या सोच रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। थैंक यू जी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक सीज़ फायर तो उधर हो गया बड़ा वाला, अब हमारे लिए एक और बड़ा सीज़ फायर अब होने जा रहा है। शायद आपको भी लगता है कि ये सीज़ फायर ज़रूरी है, होना चाहिए, या आपको लगता है कि अभी शायद मामला इतनी जल्दी ये हल ना हो पाए पीटीआई और गवर्नमेंट का? देखिए जी, जिस तरह बैरूनी जारियत के इंडिया का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में एक नेशनलिज्म अपने पीक पे हमने देखा, और सारी कौम इकट्ठी देखी और इदारों के पीछे खड़ी देखी, फोर्सेस के पीछे, फ़ौज के पीछे खड़ी देखी, तो मेरे ख्याल है उस स्पिरिट को हमें कैश करना चाहिए, उस स्पिरिट को हमें आगे लेके चलना चाहिए। और पाकिस्तान में
रिकन्सिलिएशन की तरफ हमें जाना चाहिए। पाकिस्तान में हमें, क्योंकि अगर पाकिस्तान में हम रिकन्सिलिएशन करेंगे तो इसमें किसी की विक्ट्री या किसी की हार नहीं होगी, ये पाकिस्तानी अवाम की जीत होगी। जिस तरह हमने बैरूनी महाज़ों पे हमने दिफा के मौके पे लड़ा, अपनी एक लड़ाई लड़ी और जीती, और हमारी फोर्सेस ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया, तो अब पॉलिटिकल क़यादत स्पेशली हुकूमत का काम है कि वो भी अवाम का सर फ़ख्र से बुलंद करे। सही। अच्छा जब इस स्पिरिट से कोई बातचीत होगी या चीज़ें हम लेके आगे चलेंगे या कोई रिकन्सिलिएशन या कोई मामला स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, यकीन करें पाकिस्तान में लोग सुख का सांस लेंगे, हमारी मईशत में बेहतरी आएगी, हमारी ज़राअत में बेहतरी आएगी, और हमारे जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान की आवाम के, जो गुर्बत से लड़ाई हमने लड़नी है, हमने तालीम हासिल करने के लिए एक लड़ाई लड़नी है, सेहत, अच्छी सेहत के लिए एक लड़ाई लड़नी है, तो ये लड़ाई हम बहैसियत कौम ही लड़ सकते हैं। कोई एक सियासी जमात ये लड़ाई नहीं लड़ सकती, इसके लिए सबको मिलकर लड़नी होगी लड़ाई। अच्छा, तो चंद साहब, जाहिर है आपके पास भी इतलात आती होंगी, सेक्रेटरी इतलात का ओहदा है। इतलात बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इस वक्त पाकिस्तान में एक चीज़ है जो कि यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमती है। कल तारिक फजल चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो वो ये कहते हैं कि मामला जो हैं वो बातचीत या मुज़ाकरात से आगे बढ़ गए हैं पीटीआई के साथ, और हमारी बातचीत खासी चल रही है, लेकिन अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे ताकि बीच में गंद ना मचे, कोई खामखा बदमज़गी ना हो। आपकी क्या इतलात हैं कि ये बैकडोर राब्ते कोई पीटीआई के गवर्नमेंट के साथ या देखिए जी, establishment के साथ कुछ चल रहे हैं? मैं जो मेरी पार्टी के, अपनी पार्टी के अंदर जो डिस्कशन हुई है, मुझे बिलावल साहब से जो मेरी बातचीत हुई है, उस दिन प्रेसिडेंट साहब से भी मेरी मुलाकात थी, तो मुझे प्रेसिडेंट साहब ने भी बड़ा, उनका जो मौक़िफ़ था और बिलावल साहब के मौक़िफ़ से मुझे लगता था कि चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। और मेरा ख्याल है पीपल पार्टी ने भी हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि, और तमाम स्टेक होल्डर्स को ये मशवरा दिया है कि मामलात दुरुस्त सिमत आइन की तरफ चलें, मामलात जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, पार्लियामान को मजबूत करने के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए हमें उस तरफ लेके जाने चाहिए। पीपल पार्टी की तो ये बड़ी ओपन सी, और इस बिलावल साहब ने गवर्नर हाउस में जब अफ्तार डिनर पे आए थे बिलावल साहब, तो उन्होंने एक ऑफर की थी ओपनली कि हम इसके लिए सालसी करा देते हैं, बातचीत के लिए तैयार है। तो अब दुनिया में एक नौजवान लीडर ने अपना नैरेटिव दिया है जो दुनिया, पाकिस्तान में पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है, बिलावल साहब। तो उस नौजवान का अब भी ये है कि जिस तरह पाकिस्तान की यूथ ने, नौजवान नस्ल ने, सिर्फ बिलावल साहब ने नहीं, सारी नौजवान नस्ल ने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की जंग लड़ी है, तो अब उन नौजवानों को हमें मायूस नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब चंद साहब, आपने तो एक नौजवान लीडर जिनसे आप वाबस्ता हैं उनका आपने जिक्र किया कि उन्होंने तो एंथुजियाज्म शो किया, और उन्होंने तो भाई ऑफ़र भी दे दी थी पहले कि भाई हम सालसी भी मैं करा सकता हूँ और बैठें, और आपने जरदारी साहब का भी नाम लिया कि भाई उन्होंने भी कहा है कि भाई इस पर बातचीत हो, बैठें, मसले को हल करके आगे चलें। प्रॉब्लम ये है कि नून लीग जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है, उनको ये खदशा हो सकता है कि भाई खान बाहर आया, या मिसाल के तौर पे पीटीआई वालों को ज़रा स्पेस ज़्यादा मिली तो हमारा ही ना बोरिया बिस्तरा गोल हो जाए। लेकिन पॉलिटिकल इस तरह बोरिया बिस्तरा नहीं, अगर आपने मैनेजमेंट करके इक़्तिदार लेना है, यही रवश हमने पाकिस्तान में रखनी है, तो इससे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात आप खड़ी करेंगे, और जब पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली हमारे डिफेंस पे असर पड़ता है, अल्टीमेटली हमारे इदारों पे असर पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फोर्सेस, हमारे इदारे, हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारी इंटरनेशनल जो हमारी डिप्लोमेसी है, हमारी सफारतकारी, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे जाए, तो फिर पाकिस्तान के अंदर हमें गवर्नेंस मॉडल भी, रूल ऑफ लॉ भी इंटरनेशनल मॉडल के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप यहाँ घसा पड़ा निज़ाम चले और उधर आप कहें कि दुनिया की टेक्नोलॉजी से आप मुकाबला करें, आप दुनिया के मतलब डिफेंस सिस्टम, आप दुनिया का मुकाबला करें, और आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी हम ना ला सकें अच्छा सा, अपनी हम लड़ाइयाँ लड़ते रहें छोटी छोटी अदालतों के बाहर, जेलों के बाहर। इस तरह नहीं, ये पाकिस्तान के दो फेस नहीं हो सकते, लेकिन पाकिस्तान का फेस एक ही रहना चाहिए। हाँ। जब आप डेमोक्रेटिक फेस, मॉडरेट फेस बनाएंगे तो आपको पाकिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, परवान चढ़ानी पड़ेगी, रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा। उसमें किसी को फायदा होता है या किसी को नुकसान होता है, ये कता नजर इसके कि कौन किसकी स्पेस आती है। जब आप अच्छा डिलीवर करेंगे
तो आपकी स्पेस ऑटोमेटिकली बन कोई नहीं ले जाएगी। सकता। अच्छा, अब जब हम ये देखते हैं कि एक तरफ गैर रस्मी टॉक्स की खबरें आ रही हैं और खबरों में छप भी रही हैं, इवन पॉलिटिकल पार्टीज जो खास तौर पे इन्वॉल्व हैं, पीटीआई और पीएमएलएन, उनकी तरफ से भी हमें पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ एक तो खान साहब भी ये चाहते हैं कि इन टॉक्स को मंजर आम पे ना आए और ये गैर रस्मी तरीके से बैकडोर की तरफ ही चलती रहें, पीछे पर से पुश चलती रहें, सामने आते हैं तो बदमज़गी का इम्कान ज़्यादा होता है। लेकिन साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का रवैया हम देखते हैं कि आज उनकी मुलाकात थी उनके कुछ सियासी रफ़का की अडयाला के बाहर और वो मुलाकात नहीं कराई गई, तो क्या टॉक्स इस माहौल में फिर कामयाबी की तरफ जा सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल में अब मुलाकातें होना ना होना ये या जिस तरह कहते हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट इमरान खान साहब का उसकी इजाज़त मेरे मिल ख्याल गई में है ये और टैक्टिस होते हैं, इसमें टैक्टिस होते हैं, ये टैक्टिस इस्तेमाल होंगे एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए, एक दूसरे की नर्व्स की जंग होती है। तो लेकिन पीपल पार्टी का तो बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ है, हम तो चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हो यहाँ पे, और जमहूरियत मजबूत होना, ये देखें ये लोगों को समझ नहीं आती कि जमहूरियत के फ़ायदे क्या है। अगर जमहूरियत के फ़ायदे देखने हैं तो दुनिया में जाके देखें, पूरी दुनिया, और हमारा क्या हाल है। लेकिन अगर ये टैक्टिक्स चलती रहेंगी चंद साहब तो फिर मेरे ख्याल टॉक्स का रिजल्ट कैसे मेरे मिलेगा? ख्याल ये टैक्टिस अब मेच्योरिटी का मुजाहरा हुकूमत को भी करना पड़ेगा, और हुकूमत सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी होगी इसमें। अच्छा, हुकूमत बेनिफिशरी है ना, अगर मुल्क नुकसान में कोई नहीं होगा। अगर मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए तो मुल्क में अच्छा निज़ाम चला हुआ है, और अगर इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स हो जाती हैं तो हम सारे बेनिफिशरी हैं, कोई अपोजिशन में है या कोई हुकूमत में है, सब बेनिफिशरी। जिसने इलेक्शन लड़ना है, जो इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है या जो मुल्क के लिए सोचता है, वो इस निज़ाम का बेनिफिशरी होगा। तो इस इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी हुकूमत को पुश कर सकती है, जिस तरह नहरों के पीपल्स इशू पे तो पार्टी आप लोगों ने उनको बैकफुट पे डाल देखिए, दिया और मनवा ली अपनी बात। जब देखें कुछ होता है कि हम इत्तेहादी के तौर पे या हम असम्बली के तौर पे हम अपना असूली मौक़िफ़ देंगे, लेकिन अगर कोई जमात हमें कहती है कि आप अपना पलड़ा हमारी तरफ डालें तो इस पे बातचीत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, क्योंकि अब एक और पार्टी भी है यहाँ पे, पीटीआई की तो चले ठीक है, गवर्नमेंट के साथ अगर बातचीत होती है, मौलाना फजल रहमान साहब तो उनके, मौलाना साहब से सबसे अच्छा तलक़ात तो बिलावल साहब के इस वक्त। लेकिन मौलाना साहब की ये भी एक डिमांड है, वो कहते हैं भाई नए इलेक्शन कराएं, मुल्क में बड़ी धांधली हुई है। तो अब मौलाना साथ बैठेंगे, देखिए जब बैठ के पीटीआई बैठेगी, जब टेबल पे तो इन दोनों का तो ये मौक़िफ़ होगा कि भाई इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ जब सारी जमातों का कंसेंसस हो जाएगा, जब बैठ के बातचीत बंद कमरे में करेंगे और एक पब्लिक को अच्छी खुशखबरी देंगे, तो जो भी रिजल्ट होगा उसके बारे में वो बाद में फिर नजर आएगा। इस वक्त तो अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना क्या चाहिए सराई, चंद साहब, मिसाल के तौर पे अभी जरा अगर कॉन्फिडेंस सीबीएम्स करने हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर देखिए करना स्टार्टिंग पॉइंट तो ये होना गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कि पहली चीज, माजी और को भूलना PTI पड़ेगा हमें, और माजी में 9 मई आता है। भूलना पड़ेगा। अब 10 मई उससे बड़ा है। अच्छा, 10 मई 9 उसकी मई खुशी को मनाएं। 10 मई जो है ना, यौम तशक्कर, यौम तकबीर, यौम जो भी आप इसको नाम देना यौम चाहें, शुहदा कह लें चलें या जो फतह भी, का हाँ। दिन है हमारा, ये 9 मई को खा गया है। अच्छा, और गवर्नमेंट को भी इसको भूलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये 9 मई को खा गया, 10 मई बहुत बड़ा दिन बन गया। अच्छा, और अगर यही बात हम अगर आपसे, आप एक दिन आप रोते रहें, दूसरे दिन हंसते रहें, तो ऐसे नहीं होता ना। हाँ ये बात सही है आपकी, वैसे ही 10 मई 9 मई को खा गया है। अच्छा, अब एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आप कह रहे हैं कि माजी को बुला दें, अब इस्टेब्लिशमेंट को क्या करना चाहिए अगर वो भी इस टॉक्स में फरीक बनते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि जो फोर्सेस ने इज्जत कमाई है, जो इस्टेब्लिशमेंट ने इज्जत कमाई है, उस इज्जत को उनको लेके आगे चलना चाहिए, और इतनी कौम उनके पीछे खड़ी हुई है, अब उनको कौम के साथ खड़ा होना चाहिए, किसी सियासी जमात के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। और कौम की डिमांड है, जो कौम का फैसला है, इस्टेब्लिशमेंट को वो करना चाहिए। मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर मेरी ये राय है। अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का बच्चा बच्चा नारा लगाता रहे अपने इदारों के लिए, जिस तरह लगा रहे हैं हम 1 महीने 2 महीने से, तो ये मोदी का शुक्रिया जिसने कौम को इकट्ठा कर दिया। ये हम कल से प्रोग्राम में कह रहे हैं। ये उस इंतहा पसंदाना सोच का शुक्रिया हाँ। कि हमने, देखिए पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का शिकार है ना, हम सहूलतकार तो नहीं है, और आज की हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ये भी सहूलतकार नहीं है। तो अब पुराने का हिसाब इन्होंने तो नहीं देना ना, वो पुराने फैसले पुराने लोग कर गए और वो कर गए। पॉलिसियाँ चली हैं, हमें नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, जो अच्छी पॉलिसी है हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, जिस पॉलिसी से मुल्क को नुकसान हुआ है उस पर आज हम तनकीद कर रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। जो अच्छी पॉलिसीज हैं हम उनको दुआ दे रहे हैं। शहीद भुट्टो एटम बम दे गया था, कदीर खान शहीद बीबी मिसाइल टेक्नोलॉजी दे गई, तो आज हम उनको दुआएं दे रहे हैं ना। हम जीए भुट्टो ऐसे तो नहीं कर रहे हैं ना, हम ऐसे तो नहीं पीपल पार्टी की। तो आज जो पीपल पार्टी का वोटर नहीं है वो भी भुट्टो की तकरीरें सुन रहा है, उसको कदीर खान का मौक़िफ़
तो इज्जत दे शेयर रहे कर और रहे एक रजीम था जिसने कदीर खान को कटेड़े में ला के खड़ा कर दिया, भुट्टो साहब को उनसे भी फांसी प्रेस दे दी, कॉन्फ्रेंस करा ली। भुट्टो साहब को फांसी दे दी, लेकिन एक अदलिया आई जिसने कहा कि ये गलत हुआ है। हाँ। तो एक जंग हमने लड़ी अफगानिस्तान को, हम एक दूसरे किसी मुल्क की और की जंग लड़ी, और अब हम चाहते हैं कि हम अफगानियों के साथ हम बराबरी की सतह पे हमारे अच्छे तल्लुकात हो, हम उनको अपने ज़ेरे कोई अपना सूबा नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं अफगानिस्तान के पीछे, ठीक है उन्होंने भी बेचारों ने दी होगी, लेकिन पाकिस्तान ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी। अच्छा, इसके हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं चंद साहब के मियां नवाज शरीफ साहब शुरू में सारा वक्त वैसे वो खामोश रहे और लोगों को बड़ा गिला है, जाहिर है वो भी कुछ लोगों के लीडर हैं, लोग उनको भी वोट डालते हैं और उन लोगों का उनसे गिला है कि भाई आपने क्यों नहीं मोदी का नाम लेके उसको क्रिटिसाइज़ किया, और अब मरियम साहिबा हो जाएं या आज़मा बुखारी साहिबा हो जाएं, वो कहती हैं सारे ऑपरेशन का डिज़ाइन तो मियाँ साहब ने किया है। देखिए मैं अब मियाँ साहब बड़े लीडर हैं, मैं इस वक्त कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं उनके बारे में पास करना चाहता, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी क्रिएट करने में उनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। ओह अच्छा। हाँ, तो जो उनकी मिनिस्टर हैं उन्होंने तो मियाँ साहब के हक में बयान दे के तो उसके बाद ट्रोलिंग ही करवाई ना सोशल मीडिया पे। तो अब जब आपका वज़ीर आज़म भाई है तो मियाँ साहब की यकीनन आशीर्वाद अपने भाई के साथ, और भाई अगर नारे लगा रहा है तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता, फिर कभी करेंगे। इस वक्त मुल्क में जो माहौल बना हुआ है हमें उस माहौल को आगे लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो उनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं ना, जो कम इलम और सिर्फ कुछ आमदाना लय में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, मेरे ख्याल में उनको किसी अपने सुलझे हुए मिनिस्टरों से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अच्छा, अब आप लोगों का भी एक इशू चल रहा था, नहरों का इशू तो सॉर्ट आउट हो गया, उससे बात आगे निकल गई। अब जो पावर शेयरिंग फार्मूला था आप लोगों का, उस पे गवर्नमेंट के साथ आप लोगों की क्या चीज़ें तय पाई हैं? या देखिए वो अभी फिलहाल तो अभी ये जंग का माहौल था, अभी देखें अभी शुरुआत होता है बजट के बाद, जो हमारी जो जेन्युइन जो इनके साथ एग्रीमेंट है, जो इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट्स की हुई हैं वो इनको पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिले नहीं हो गया? देखिए मैं तकरीबन 1.5 साल देखिए तो उनका 8 ख्याल फरवरी है से कि गुजर गई था। उनका ख्याल है कि वो अकेले ही सियासत करेंगे या किसी और को स्पेस नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होता ना। अब ज़रूरत इस मुल्क को ज़रूरत तो बिलावल जैसे लोग हैं जो दुनिया के सामने जो नौजवानों को की बात कर सके। लेकिन अहम तरीन इत्तेहादी हैं आप उनके, उनको ये ख्याल क्यों है चंद साहब के वो कल ही काफ़ी हैं? नौजवान नस्ल को गूंगे लीडर तो नहीं चाहिए ना, तो ये कोई मसला नहीं है। हमें ना लोकल बॉडी इलेक्शन करवाएंगे, कैसे फिर आप उनको कैसे मनाएंगे? अगर मेरे ख्याल में मामलात हमारे ठीक हो जाएंगे, सेटल हो जाएगी चीज़। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नदीम अफजल चंद साहब। नाजरीन, आपने सुना कि मामलात जो हैं उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत, और साथ ही साथ उन्होंने एक अहम मशवरा सारे फरीकैन को दिया है, जो भी इन पॉलिटिकल टॉक्स में शामिल होंगे या हो रहे हैं, उन सब के लिए नदीम अफजल चंद साहब का मशवरा ये है कि माजी को बुलाना होगा। 10 मई जो है वो इतना बड़ा वाक़या था और इतना पॉजिटिव वाक़या था कि वो 9 मई या जितनी भी मुल्क में माजी में नेगेटिविटी हुई है उसको खा गई है। तो उसी एक फील के साथ, उसी एक एम्बियंस को या एनवायरनमेंट को कैरी ऑन करते हुए उसी पर अमल दरामद करना चाहिए और माजी को भुलाना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और इन टॉक्स का नतीजा क्या निकलता है। और अब प्रोग्राम में जिक्र भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े के तनाजुर में सिंध तास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली के इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा की जानिब से अपने भारतीय हम मनसब को एक ख़त लिखा गया है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली को गैर कानूनी करार दिया है। ज़राए के मुताबिक ख़त में पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी में यकतरफ़ा मुअत्तली की कोई शिक मौजूद नहीं है और भारतीय ख़त में मुआहिदे की मुअत्तली से मुताल्लिक़ इस्तेमाल किए गए अल्फाज के मुआहिदे में कोई वजूद ही नहीं है। ख़त में पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहिदे की असल शक्ल में मौजूद ड्राफ्ट की पासदारी का यकीन दिलाया है और साथ ही ये मौक़िफ़ भी अपनाया है कि पाकिस्तान अब भी इंडस वाटर ट्रीटी को अपनी असल रूह के मुताबिक पूरी तरह से नाफिजुल अमल मुआहिदा समझता है। दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक के भी सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली पर भारतीय मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है और वर्ल्ड बैंक के सरबराह जय बंगा ने कुछ इन अल्फाज में भारतीय इक़दाम को मुस्तरद करते हुए इस मुआहिदे को एक 2 तरफ़ा ट्रीटी करार दिया है। अजय बंगा की इस वजाहत के बाद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिली है। अब इंडस वाटर ट्रीटी के बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तनाज़ुर में क्या तशरीह बनती है और पाकिस्तान के लिए कानूनी रोड मैप क्या होना चाहिए, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अहमद बिलाल सूफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। आप सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आपने भी वर्ल्ड बैंक के सरबराह का मौक़िफ़ सुना, हमने नाजरीन को भी सुनवाया। अजय बंगा ने जो बात की है, उन्होंने ये मौक़िफ़ हमारे सामने रखा है कि
कानूनी तौर पर जो दुरुस्त है वो ये चीज़ है कि सिंध-तास मुआहदे की दो पार्टीज़ हैं और उन दो पार्टीज़ की मुश्तरका जो अग्रीमेंट है उसी से ही इसका हवाले से कोई भी फैसला होगा, चाहे इसको ख़त्म करना है, लागू करना है, जो भी करना है। तो आपको इस वीडियो की क्या समझ आई है जो बात उन्होंने की है? देखिए, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है और वो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं और उनका मौक़िफ़ जो है उसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने यही पूरा फैसिलिटेट करवाया इस मुआहदे को, उसके गारंटर के तौर पर भी ऑपरेट करता है। अगरचे उसका रोल उसके अंदर महदूद है, लेकिन उनकी जानिब से बतौर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट इस मौक़िफ़ को क्लैरिफाई करना कि इंडिया का जो स्टांस है ऑफ होल्डिंग इन अबेंस, इसकी कोई गुंजाइश ट्रीटी के टेक्स्ट में मौजूद नहीं है, ये एक अहम राय है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ये हिमायत करती है। और पाकिस्तान भी यही कहता आया है कि जब तक कोई प्रोविज़न ना हो और कोई टर्मिनेशन की क्लॉज़ नहीं है या अबेंस की नहीं है, तो अबेंस के अल्फाज को इस्तेमाल करके ट्रीटी को गैर ऑपरेशनल करना जो है ये अल्ट्रा वायरीज एक्ट है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और लिहाजा ट्रीटी इंटैक्ट है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से। और यही बात वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं उन्होंने भी कह दी है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का इस कदर ज़्यादा गैर कानूनी मौक़िफ़ को अडॉप्ट करना उनकी रेपूटेशन एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट को बहुत ज़्यादा उसने डेंट किया है। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो बात उन्होंने की उसका एक इम्पैक्ट हमारे जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत देता है और दूसरा साइड अगर उसका देखें तो वो हमारे साइड को एक तरह से वीकन भी करता है, हमारी पोजीशन को। वो इसी तरह से कि जो चीज़ इंडिया के ख़िलाफ़ जाती है वो हमारे भी ख़िलाफ़ जाती है। वो ये है कि दोनों पार्टीज़ आपस में ही बैठकर इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगी। वर्ल्ड बैंक का इसकी अमलदारी कराने में अब मज़ीद कोई किरदार नहीं होगा। तो अगर इन केस भारत ज़्यादा एग्रेसिव होकर इसको किसी तौर पर मुअत्तल करने की कोशिश करता है या बदमाशी करके इसको रोकने की कोशिश करता है कि भाई पानी रोक देंगे, हमने अनाउंस कर दिया वगैरह वगैरह, तो फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड बैंक की से रुजू करके उनको ये नहीं कह सकेगा शायद कि आप अब इसमें गारंटर थे तो आप इसको वापस नाफिजुल अमल करवाएं। नहीं जी, मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान के पास ये मुकम्मल हक मौजूद है कि वो जो ट्रीटी के अंदर का मैकेनिज़्म है, जो जिसके तहत ट्रीटी के अंदर रेज़ होने वाला कोई भी इशू, वो पाकिस्तान को मैकेनिज़्म अवेलेबल है। नॉर्मली इंडिया उस मैकेनिज़्म को ज्वाइन करे या ना करे उसकी सियासी चॉइस रहेगी, लेकिन पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है। उसके अलावा पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी फोरम्स को अप्रोच भी कर चुका है और कुछ को और भी करना चाहिए, जिसमें इस चीज़ की वजाहत की है पाकिस्तान ने कि हमारे लिए होस्टाइल एक्ट है और इंटरनेशनल लॉ की जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें जब भी ट्रीटी को, इस नौयत की ट्रीटी को यूनिलैटरली सस्पेंड किया जाए तो ये होस्टाइल एक्ट तस्वुर किया जाता है, ऑलमोस्ट एक्ट ऑफ वॉर या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के हम आहंग इसको तस्वुर किया जाता है। तो इसलिए ये बेहद अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से और दुनिया भर में। ये जो ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी है, जो यूएन चार्टर का मैंडेट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। और इसीलिए जब भारत ने इससे भी एक्सीड किया, यानी पहलगाम के बाद पहले ट्रीटी को सस्पेंड किया या उसको होल्डिंग इन अबेंस किया, उसके बाद जब पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने सेल्फ डिफेंस में एक बेहतरीन रिस्पांस दिया, जिसके बाद वहाँ पर जो है उनको इस बात की रियलाइजेशन हुई। लेकिन उससे जो सूरत हाल खित्ते की बनी, जिस तरफ ही जा रहे थे, मिसाइल्स का एक्सचेंज और सारी की सारी थ्रेट टू सिक्योरिटी जो डेवलप हो गया था, वो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल को उस चीज़ की कॉग्निजेंस लेनी चाहिए थी और तमाम ममालिक को ताकीद करनी चाहिए इंडिया को कि वो IWT की जो होल्डिंग इन अबेंस को विड्रॉ करके हॉस्टिलिटीज़ को ख़त्म करने का अंदिया दे। अगर वो ये नहीं देता तो फिर सूरत हाल जो है मखदूश ही रहेगी और ये पूरा खित्ता जो है इट विल बी ओपन टू फर्दर थ्रेट्स एंड रिस्क्स। ठीक है। अच्छा, तो सूफी साहब एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं अगला सवाल में भी रेज़ करना चाहूँगी आपके साथ कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी तो भारत की जानिब से हमारे हिस्से का पानी रोके जाने के अमल को एक जंगी इकदाम करार दे रही है और एक्ट ऑफ वॉर उसको कंसिडर किया जा रहा है हमारी तरफ से। तो बैनुल-अक़वामी कानून के तनाजुर में किसी मुल्क के जंगी इकदाम को फिर कैसे ट्रीट किया जाता है लीगली? जी, लीगली उसको हम कहते हैं काउंटर मेजर्स की एंटाइटलमेंट है, यानी कोई आपके ख़िलाफ़ इस नौयत का एक्ट करे तो प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिखा गया है, कोडिफाई किया गया है और उन प्रिंसिपल्स में दूसरा मुल्क जिसके ख़िलाफ़ ऐसा कदम उठाया जाए जो सरीहन बैनुल-अक़वामी कानून के ख़िलाफ़ हो, तो उस मुल्क को एंटाइटलमेंट है कि वो काउंटर मेजर्स ले और किसी भी नौयत के, वो कोर्सिव भी हो सकते हैं, वो नॉन कोर्सिव भी हो सकते हैं। पाकिस्तान ने नॉन कोर्सिव मेजर्स शुरू में लिए, ओवर फ्लाइट राइट्स बंद करके वीज़ा रजीम उनके शहरियों को कहा कि आप वापस चले जाएं जो सयाह आए हुए थे एंड सो ऑन।
और पाकिस्तान ने कोर्सिव मेजर्स उस वक्त तक रोके रखे जब तक कि उनकी जानिब से एग्रेशन नहीं की। जब एग्रेशन की तो मैं फिर समझता हूँ सेल्फ डिफेंस के कवानीन के नीचे पाकिस्तान ने उनका तरीके से जवाब दिया। ये भी जहन में रखिए कि वॉर की जो कमेंसमेंट है उस पर एक जजमेंट है, एक आर्बिट्रेशन अवार्ड डायलेमा सीमेंट का 1960s में आया था। उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि कंपनी ने कहा कि चूंकि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई 1965 की वॉर हुई तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो गया। तो आर्बिट्रेटर ने एग्जामिन किया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तमाम ट्रीटीज चूंकि इंटैक्ट है लिहाजा ये वॉर नहीं थी, आर्म कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन उससे जो आप असूल अखज़ कर सकते हैं वो ये है कि जब कोई ट्रीटी आप सस्पेंड करते हैं तो आप बेसिकली सिग्नल कर रहे हैं कि मैं हॉस्टिलिटी कमेंस कर रहा हूँ। ये सिग्नलिंग ऑफ वॉर है और ये बहुत डेंजरस सिग्नलिंग है, और इसीलिए सिर्फ इसका ट्रीटी का ताल्लुक पानी से नहीं है बल्कि इस खित्ते के अमन के साथ अब हो गया है। ठीक है, तो फिर सूफी साहब आपके जवाब के मुताबिक हम कोर्जिव और नॉन कोर्जिव एक्शंस दोनों ही ले चुके हैं, एक 25 अप्रैल को और एक जो है अब जो हमारे 10 मई को जो सारी कहानी हुई और हमने एक कोर्जिव मेजर लिया। अब इन दोनों के लिए जाने के बाद हमारे पास क्या फर्दर ऑप्शंस रहते हैं? देखिए आप कामयाब काफ़ी हद तक हो चुके हैं, बिकॉज P5 में से एक मुल्क, परमानेंट 5 में से एक मुल्क जिसने अंडरटेकिंग दी थी 1998 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकॉर्ड के ऊपर, और ये कहा था कि पाकिस्तान इंडिया के माबैन कोई भी मामलात होंगे हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। यूनिलैटरल अंडरटेकिंग है, लीगल ऑब्लिगेशन है तमाम P5 ममालिक में। उनमें से एक मुल्क अमेरिका ने, उनके प्रेसिडेंट ने सीज़ फायर जो है उसको करवाया है और ट्वीट में वजाहत की है टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जो दोनों पार्टीज़ आपस में तय करेंगे, और जिसमें सबसे अहम चीज़ जो उभर के सामने आई वो कश्मीर का इशू है। वो इशू जो पहले दब गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी किसी हद तक कोशिश की थी उस पर मिट्टी डालने की, लेकिन अब वो इशू भी सामने आ गया। सो इन अदर वर्ड्स कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी का इशू और बाहमी इश्यूज़ रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ फोर्स, वो तमाम के तमाम जो इश्यूज़ हैं वो अब टेबल पर आ गए हैं। अब उसका लीगल मैटर ऐसे होगा, क्या वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, तमाम के तमाम बायलैटरली होंगे या कोई मीडिएट करेगा। अच्छा। इसकी तफासिल अभी आना बाकी हैं और वो उसमें पॉलिटिकल चॉइस ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसका रोल होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, माजी में भी सूफी साहब हमने देखा है कि चाहे बगलियार डैम की तामीर का मामला हो या फिर किशन गंगा का इशू हो, वर्ल्ड बैंक हमारी कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर सका। तो वर्ल्ड बैंक के किरदार को फिर अब आप किस तरह देखते हैं जब हम इन 2 डैम्स की बात करते हैं जो ऑलरेडी भारत बना चुका है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड बैंक की वाइस प्रेसिडेंट से कुछ अर्से पहले मेरी मुलाकात हुई थी, और जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि जो भारत है वो ऐसे डैम्स बनाता है जिसमें ये बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी इंजीनियरिंग ट्रीटी है, ये इस चीज़ का फैसला नहीं करती कि भारत ने जो डैम बनाया है या पॉन्डेजेस बना रहा है तो वो उस पर वो पाकिस्तान से मशवरा करें। वो तो 6 महीने पहले लैंड एक्वायर, 6 महीने पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग्स पाकिस्तान को भेजते हैं कि आप इसको चेक कर लें कि एनेक्चर के मुताबिक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हैं कि नहीं है। पाकिस्तान अगर इतराज़ करना चाहता है इस चीज़ के ऊपर कि आप ये डैम ना बनाएं क्योंकि इससे आपके पानी रोकने की सलाहियत इंप्रूव होगी, तो पाकिस्तान ये इतराज़ ट्रीटी के अंदर नहीं कर सकता। इस पर मैंने लिखा भी है। अच्छा। और जब मैंने उनको ये बात समझाई थी और मैंने कहा था 3 डिफरेंट बास्केट्स हैं पाकिस्तान इंडिया के वाटर के इशूज़ में। पहली बास्केट है इंडस वाटर ट्रीटी के इशूज़ जो कि इंजीनियरिंग इशूज़ हैं। दूसरी बास्केट है वो इशू जिसमें एब्रोगेशन का जो नारा उस वक्त लगाया था, ये इशू हैज़ टू बी रिजॉर्टेड टू, उसमें भी और तीसरी चीज़ जो है जो नई चीज़ें आ गई हैं वाटर लॉ में, उनकी इतलाक। लेट से 3 रिवर्स जो हमारे ख़त्म हो गए अब एनवायरमेंटल फ्लो के नीचे मिनिमम मैरीन लाइफ के लिए कुछ वाटर फ्लोज की रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। तो ये 3 डिफरेंट बास्केट्स हैं जिनको हम मिलाकर ख़ुद कंफ्यूज हो जाते हैं और कन्फ्यूजन की वजह से हमारी जो स्ट्रेटजी है वो दुरुस्त नहीं होती। तो हम ये समझते हैं कि तमाम मामलात पानी के इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क में होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इस चीज़ पर एतराज़ करना है कि जो इंडिया पॉन्डेजेस और डैम्स अपस्ट्रीम बना रहा है वो डिसप्रोपोर्शनेट हैं टू द यूज़ इन द वैली, और उनका जो मकसद है लॉन्ग टर्म 15 साल 20 साल में वो इस वाटर फ्लो पे कुछ कंसिडरेबल कंट्रोल एक्सरसाइज करना है। तो ये एतराज़ ट्रीटी के अंदर हो ही नहीं सकता, ये ट्रीटी से बाहर बायलैटरली या एट इंटरनेशनल फोरम्स पाकिस्तान को रेज करना होगा। तो इसलिए ये 3 डिस्टिंक्ट इशूज़ हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिल रही तो आप पहले ये देखें कि आप कौन सा इशू कहाँ रेज कर रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ कि पहले तो हमें ट्रीटी के फ्रेमवर्क को जहन में रखना है, बाद जो एब्रोगेशन की कंसिस्टेंट पॉलिसी मोदी साहब ने आने के बाद शुरू की 2016 में जब वो आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें इसे एब्रोगेट करना है, तो उनकी इंटेंशन तो पहले से मौजूद थी। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि मैं इसको रीओपन करना चाहता हूँ और इसके लिए हमें लेटर्स लिखे गए 2023 में 24 में, और अब आकर उन्होंने होल्ड इन अबेंस कर दिया है। अच्छा, सो देयर इज अ सूफी लार्जर साहब, कॉन्टेक्स्ट टू इट, देयर इज अ लार्जर। सूफी साहब, आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है, उन्होंने आपने हवाला दिया है कि भाई वो हमसे बात करना चाह रहा था और उसने 2023 और 24 में ये बात की कि हम इसको रीड्रॉ करना चाहते हैं। इन्वायरमेंटल के इश्यूज़ आपने जिस तरह से बताया कि वो क्लाइमेट चेंज का मसाइल अब ज़्यादा बढ़ गए हैं, 3 दरिया हमारे सूख गए हैं, तो क्या पाकिस्तान के फेवर में ये चीज़ नहीं जाएगी कि हम इस ट्रीटी को उनके साथ दोबारा से रीनेगोशिएट, रीड्रॉ कर ही लें? देखिए, ये हमारी पॉलिटिकल चॉइस है। इसमें बतौर वकील मैं उस पर कुछ कमेंट दे सकता हूँ, बतौर एक्सपर्ट कोई कमेंट दे सकता है, बट एसेंशियली इट्स अ पॉलिटिकल चॉइस। उसकी वजह ये है, और मेरा ख्याल है इंडिया को चाहिए ये था कि जिन बुनियादों पर वो इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट, जो प्रोविजंस, जो एलिमेंट्स, जो नए फीचर्स वो समझते हैं इसमें डालने चाहिए, उसकी तफासिल पाकिस्तान को प्रोवाइड तो करे ना। यानी कि ये तो हमें समझ में आए कि एक जेन्युइन बोनाफाइडी नेक नियति पर है। अगर पाकिस्तान के जहन में ये चीज़ खुद मोदी साहब ने डाली है कि मैंने इस ट्रीटी को ख़त्म ही करना है और 2016 से डाली हुई है, तो एक तरफ आपको बदनीयती नज़र आती है, दूसरी तरफ रीओपनिंग्स की वजह से आप शक में मुब्तला हो जाते हैं। तो तावक्त है कि इंडियन साइड बताती नहीं है कि ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पर फिर ही पाकिस्तान गेट बैक टू देम व्हेन दे वर राइटिंग टू अस। वो कहते हैं उनकी तरफ से मौक़िफ़ जो आता है वो ये कहते हैं हमने बड़ा एंगेज करने की कोशिश की और पाकिस्तान से जवाब नहीं आया। जी, मैं अर्ज़ करूँ, तरीका उसका ये होता है, जो भी हम ये रूटीन में करते हैं, दूसरी मुख्तलिफ पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट ऑफ पार्टीज़ को दूसरी, हम जब भी कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में, हम उसमें लिख के देते हैं कि हमारी पार्टी की इंस्ट्रक्शंस हमें ये हैं कि ये मुआहदा हमने किया था 10 साल 20 साल पहले, अब उसमें ये रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं, काइंडली इनको कंसिडर करें और मीटिंग का टाइम तय करें। यानी कि यू डिस्क्लोज योर एजेंडा, यू मेक इट ऑब्वियस सो दैट पीपल कैन अप्लाई देयर माइंड। इंटरनल कंसल्टेशंस करें, कोई छोटी बात तो नहीं है ना। हम एक लोअर राइपेरियन है और लोअर राइपेरियन की एंग्जाइटी होती है। अब हमने सिंध से भी डिस्कस करना है, प्रोविंसेस में डिस्कस करना है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस करना है, मिलिट्री लेवल पर डिस्कस करना है, हमने वापडा से डिस्कस करना है, हमने बेशुमार और इदारों से, स्टेक होल्डर से, पॉलिटिकल फोर्सेस ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर बैठना है। जब तक एजेंडा सामने नहीं होगा, हुकूमत कैसे किसी को कन्विंस करवाने की तरफ चलेगी और वो कैंपेन शुरू करेगी कि जी हमें इंडिया से ख़त आ गया, बैठ जाएँ, कल बैठ जाएँ। तो मेरा मतलब ये है कि एक तरफ देयर इज लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म ऑन दैट, एट द सेम टाइम but as I said, it remains a political choice of the sitting government. But before that, the Indian side has to give a disclosure of what exactly are areas they want to renegotiate on, or what are the elements they want to add. ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अमर बिलाल सूफ़ी साहब नाज़ मौजूद थे। बड़ा क्लियरली उन्होंने हमें दोनों लीगल और पॉलिटिकल इसके जो रोड मैप है वो समझाया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी वाज़े तौर पर बताया है कि अजय बंगा जो कि प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, उनके मौक़िफ़ के मुताबिक, उनकी इस वीडियो जो मंजर आम पर आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपहोल्ड करता है, उसको तक़वियत मिली। अब देखते हैं कि ये इशू किस तरह से रिजॉल्व होता है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।